सही है ना? कर लो। हाँ हाँ कर लो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना? लिखे बेटा, a body of relative emissivity, इस एमिसिविटी को ना अपन रिलेटिव एमिसिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये E की वैल्यू है, बॉडी ऑफ रिलेटिव एमिसिविटी E इक्वल्स टू 0.25 surface area of 100 centimeter square, surface area of 100 centimeter square, and temperature 127 degree Celsius, and temperature 127 degree Celsius is kept. Calculate the value of net heat emitted. Calculate the value of net heat emitted by the body in 10 seconds. ठीक है? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं दे रखा है हमें, मतलब कौन सा लॉ लगेगा? स्टीफन्स लॉ लगेगा। अगर सराउंडिंग होता तो फिर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 भी करना पड़ता था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एक बार देख लो स्टीफन्स लॉ क्या कह रहा है, क्या है फॉर्मूला, कैसे अप्लाई करना है। मैं कर दूं पहला क्वेश्चन, बोलो। तो क्या था बेटा स्टीफन्स लॉ? क्या था? पावर रेडिएटेड इज इक्वल्स टू ई सिग्मा एरिया टी की पावर 4। सही है? अच्छा, पावर क्या होता है बेटा? ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। चलो तो इस टाइम को इधर ले आऊं, मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एनर्जी आ जाएगी। ई कितना है? 0.25। सिग्मा बेटा 5.67 10 की पावर -8। एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर -2 होता है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इनटू टेम्परेचर बेटा आपको पुट करना पड़ेगा इन केल्विन, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डेल्टा नहीं है ना, तो अकेला टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन। कितना हो जाएगा? 127 बोले तो 400 की पावर 4, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा आपका जूल के अंदर, ठीक है? अब चाहे तो यहां पर इसको छोड़ सकते हैं, आपको वैल्यूज सही पुट करनी है बस। इसका आंसर बता देता हूं कितना बनता है, 36 जूल। बहुत बड़ी वैल्यूज हो रही है, पर देखो इसने इसकी वैल्यू घटा दी, इसने सिग्मा ने, सिग्मा छोटी वैल्यू है, 36 जूल। तो ये अपन ने लगा लिया स्टीफन्स लॉ, ठीक है ना? नेक्स्ट,
नेक्स्ट लिखिए, फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर, फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, 727 डिग्री सेल्सियस, 7, its radiating power is 60 watt. Its radiating power is 60 watt and temperature of surrounding is, and temperature of surrounding is 227 degree Celsius, and temperature of surrounding is 227 degree Celsius, full stop. If temperature of this black body, if temperature of this black body is changed to 1227, 1227, 1227, 1227 degree Celsius, then its radiating power will be, रेशियो लेकर के आंसर करना है। देखो एरिया तो कट जाएगा, ई ब्लैक बॉडी का तो 1 ही होता है, सिग्मा कट जाएगा तो बस, तो P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ स्टीफन्स लॉ लगेगा या स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ लगेगा? माइनस भी करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है। आप बस वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेशन आप चाहे से बाद में कर सकते हैं। पी रेडिएटेड का क्या फॉर्मूला है? नेट, पी नेट का, हाँ मतलब जो भी आता है वो आता है, ई सिग्मा ए T4 माइनस TS की पावर 4। अब बेटा जब रेशियो लोगे तो देखो ई तो 1 ही है, वैसे भी सिग्मा कट जाएगा, एरिया कट जाएगा, सेम बॉडी है, तो आप बोलोगे P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू T1 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, और P2 में आएगा T2 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। सराउंडिंग तो वही रही, तो पहले वाला टेम्परेचर कितना है? 727 बोले तो कितना हो जाएगा? 1000, 1000 की पावर 4 माइनस 500, 227 बोले तो 500, 500 की पावर 4 अपॉन, अभी कितना हो गया इसका? 1500, हाँ 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4, सही है ना? थोड़ा कैलकुलेशन आपका हो जाएगा ये। आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, फिर 1000 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर, 1000 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, 1000 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर में भी a प्लस बी, a माइनस बी लगा सकते हो, सही है ना? थोड़ा सा आपको शायद कम पड़ जाए ये कैलकुलेशन, नहीं तो आप यहां पर आपको ये करना पड़ेगा बेटा, पहले पावर 4 कर लो, फिर माइनस कर लो। अच्छा, P1 कितना रख दूं यहां पर? 60, और P2 मुझे निकालना है, तो P2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ पूरे को। P2 का आंसर आएगा, मैं वो आपको बता देता हूं सीधा। एक काम करो ना यार, ये 100 हटा दो ना बेटा, यहाँ 2 0, यहाँ के 2 0 हटा दो, नीचे के 2 0 नीचे ये भी हटा दो, कितना बचेगा? 10 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 अपॉन 15 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4। अभी हो जाएगा थोड़ा सा, और 100 एक और 100, 10,000 माइनस 5 की पावर 4 इज 625 अपॉन 15 की पावर 4। या एक काम कर सकते हो यार, 500 की पावर 4 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, और आसान हो जाएगा। देखो बेटा ये 500 का ये इसको डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये -1, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16,
16 माइनस 1 15, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 माइनस 8 80। सही है ना, ये बेस्ट है। 500 की पावर 4 को मैंने कॉमन ले लिया ऊपर नीचे, सही है ना, ये बेस्ट है कैलकुलेशन। इससे आंसर आ जाएगा आपका कितना 320 आएगा 320। 60 बराबर 60 अपॉन पी, P2 इक्वल्स टू दिस, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, P2 आ जाएगा 320 वॉट। सही है, ठंडी ज्यादा हो रही है क्या, उधर भी हो रहा है क्या, उधर दे दो पीछे। हाँ ये कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है बेटा, 2 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है इसे, फटाक से फॉर्मूला बनाना है, देन कैलकुलेशन करनी है। अब टॉपिक ही ऐसा है, क्या करे, फॉर्मूला ही ऐसा है, टॉपिक भी क्या, फॉर्मूला बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि पावर 4 है उसकी, ठीक है ना, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 spherical bodies having radius, 2 spherical bodies having radius r and r by 2, two spherical bodies having radius r and r by 2, having temperature, having surface temperature T1 and T2, if having surface temperature T1 and T2, if both have same radiating power, if both have same radiating power, find T1 divided by T2, T1 by T2, रेशियो बताना है आपको। इनको दोनों को आप ब्लैक बॉडी मान लीजिएगा, या सेम बॉडी भी मानोगे तो दोनों का वैसे भी ई कैंसिल हो जाएगा, आप ब्लैक बॉडी भी मान सकते हो, चाहे सेम बॉडी मान लो तो भी कैंसिल हो जाएगा। करेंगे, 1 मिनट का क्वेश्चन है। हम्म, 1/√2, दोनों का पी सेम कर दो, सिग्मा कट जाएगा। एरिया क्या होता है बेटा स्फीयर का, सरफेस एरिया 4πr², तो P1 इक्वल्स टू P2 करना है मुझे, तो ई सिग्मा ए T1 की पावर 4, A1 ले लेता हूं, ई सिग्मा A2 T2 की पावर 4, ई सिग्मा कट गया, एरिया A1 क्या आ जाएगा 4πr², T1 की पावर 4, A2 आ जाएगा 4πr/2 का स्क्वायर इंटू T2 की पावर 4, 4π कट गया, यहां से r²/4 आएगा, तो आप T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय T2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2, कितना हो जाएगा 4, बस स्क्वायर रूट। अभी देखो यहां को √4 लेना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा इस पूरे को, तो यहां भी पूरे पे 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब रूट लेने के बाद एक और बार रूट, 1/2 का भी 1/2 ऐसा, तो 1/4 का रूट लोगे तो क्या आएगा 1/2, और एक बार और रूट लोगे तो आएगा 1/√2, सही है ना, रूट का भी रूट।
नेक्स्ट देखो, जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी तुम फ्री हो जाओगे। आज 4-5 क्वेश्चंस कराने मुझे और लिखें। नेक्स्ट, a sphere comma a sphere comma a cube and a thin circular plate, a sphere comma cube and thin circular plate, all made of same material, and having the same mass, are initially heated to a temperature of 1000 degrees Celsius, full stop. Which one of these will cool fast? कूल फास्ट का रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है dt बाई dt। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ कूलिंग, कितना जल्दी जल्दी टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये पूछा है आपसे किसका ज्यादा है। सही है, करेंगे ट्राई? बताओ, या अपन मिलके देखें इस क्वेश्चन को? ट्राई करो। कौन सा फॉर्मूला लगाओ जिससे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बनाया था? जनरल फॉर्मूला। अपॉन ms आ गया था एक्स्ट्रा। सर तो उसका मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उसका जल्दी जाएगा। हाँ। इसलिए तो जब अपन खाना ठंडा करना होता है, मान लो हाथों को फैलाते हैं अपन, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा हीट लॉस, जल्दी जल्दी टेम्परेचर घटेगा। है प्लेट सबसे जल्दी ठंडा होगा। ठीक है ना? सही है। तो बेटा आपने क्या लगाना था इसके अंदर? एरिया ऑफ प्लेट इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्यूब। मतलब सबसे ज्यादा किसका एरिया होगा? प्लेट का। और इसके बाद क्यूब का। और सबसे कम एरिया होगा किसका? स्फेयर का। सही है। तो कैसे सोचना था? dt बाई dt इज इक्वल टू, हाँ माइनस तो पता है हमें क्यों, क्योंकि घट रहा है टेम्परेचर, इसके लिए ई सिग्मा तो चल ही रहा है अभी तक, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी 4 माइनस टीएस की पावर 4 भी चल रहा था, बोल्ट्जमैन लॉ। साथ में यहाँ एमएस आ जाता है बेटा। सही है। तो ई सेम है, बॉडी सेम है तो सिग्मा तो सेम रहता है। ये हाँ, एरिया पे मास सेम है और बॉडी सेम है तो एस भी सेम होगा, मटेरियल सेम है, सब बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग भी सेम है। तो बेटा जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका dt बाई dt ज्यादा होगा। सही है। तो ये हमें एज अ फैक्ट याद रखना है, या हम खुद भी सोच सकते हैं यार, जितना ज्यादा फैलाएंगे उसे उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा। सही है ना? तो आंसर इज प्लेट। सही है। एक और रेट ऑफ कूलिंग पे एक और बोलू, लिखो। if two spheres of radius r and 2r having same density and same specific heat, and both have same temperature T,
and both have same temperature T and surrounding temperature Ts, then comment on both have same temperature T and surrounding temperature Ts, है ना? Then comment on पहला rate of heat loss, ब्रैकेट में लिखे dq by dt, जो अपन लिख रहे थे ना पी आर, वो है ये। और दूसरा है रेट ऑफ कूलिंग dt by dt। तो आपको बताना है कि किसका ज्यादा रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज्यादा होगा, पहले का दूसरे का, रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, पहले का दूसरे का। रेट ऑफ हीट लॉस सेकंड का ज्यादा होगा, और रेट ऑफ कूलिंग का मास को आप डेंसिटी के फॉर्म में लिखो, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, वैसे सोचो, जो मास है ना बेटा, ये मास, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा ना, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास थोड़ा सेम है, रो सेम है ना, तो मास को रिप्लेस कर दो रो इंटू वॉल्यूम, अब बेटा देखो ऊपर आता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर है ना, तो नीचे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, सही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया ना, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया, तो dt by dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो जिसका आर कम है उसका dt by dt ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला रो को सेम लेना है, तो रो तो था ही नहीं ना फॉर्मूले में, तो रो लाना पड़ेगा आपको। कहां से लाने का मन कर रहा है भैया, मास से ही आएगा रो, तो सही है ना, मास कैंसिल नहीं होगा, मास इज नॉट सेम, मास को लिखना पड़ेगा रो इंटू वॉल्यूम, रो को काट सकते हैं क्योंकि वो सेम है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट की ज्यादा होगी रेट ऑफ कूलिंग। चलो 3 क्वेश्चन और, आसान है ना क्वेश्चंस, हाँ ऐसे ही रहते हैं बस। अब अपन कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, ठीक है, लिखे एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड, एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एनएलसी भी लिख सकते हो आप, एनएलसी टू बी वैलिड, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 60 degree Celsius, the temperature of body changes from 60 degree Celsius to 40 degree Celsius in 7 minutes, 60 से 40 होने में लगे 7 मिनट, सही है, फुल स्टॉप। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग is 10 degree Celsius, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर कितना है होना चाहिए, 10 तक जाएगा वो गिरते गिरते। फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स, फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स। आप मुझे बताओ पहले 7 मिनट में कितना गिरा है, 20, अगले 7 मिनट में 20 से ज्यादा गिरेगा या 20 से कम, 20 से कम, क्योंकि रेट कम होता जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जा रहा है ना 10 से। चलिए बेटा एक क्वेश्चन हम साथ में देख लेते हैं, अगला आप कर दीजिएगा सही। क्या था फॉर्मूला यार इसका, डेल्टा टी बाय टाइम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वांस्टेंट माइनस में होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस TS। तो बेटा डेल्टा टी पहले वाला कितना है 20, अपॉन टाइम कितना है 7 मिनट्स, मिनट्स में रहने देता हूं मैं, इज इक्वल टू K, और इसका डिफरेंस है, सॉरी एडिशन कितना हो जाएगा 40 और 60, बेटा 2 था यहाँ 2, 40 और 60 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 50 हो जाएगा, माइनस ये 10, ये तो हो गई पहले वाली इक्वेशन।
अब मुझे निकालना है डेल्टा टी कितना हुआ, सही है ना, ये निकालना है ना, या आप बोलो कितना कितना हो गया था अभी, 60 से 40 हो गया ना, हाँ तो अब 40 से कुछ मान लेते टी हो गया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 माइनस टी, प्लस में रहे ताकि, अपॉन टाइम बेटा 7 मिनट्स इज इक्वल टू वही कांस्टेंट। अच्छा ये कितना हो जाएगा 40 प्लस टी बाई 2 माइनस वही 10, -10। अब बेटा हमेशा इनको डिवाइड कर देना आपको ताकि ये कांस्टेंट कट जाए। अब देखो यहाँ मिनट्स मिनट्स में है तो कैंसिल हो जाएगी यूनिट्स, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं सेकंड वेकंड में। कितना हो जाएगा बताओ यार, ये 7 भी कट गया बेटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 अपॉन 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10 40 अपॉन, इसको थोड़ा एलसीएम एलसीएम ले लो चाहे से, -20 20 प्लस टी 20 प्लस टी और डिवाइड बाय 2 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। चलिए टी निकालना है बेटा, यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इसको पहले ये काट दो, अब कर दो, 20 प्लस टी लेफ्ट में आ जाएगा ऊपर और ये 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 160 माइनस 40 कितना हो गया 5t इक्वल्स टू कितना 140, तो डिवाइड कर देते हैं, 5 से कट जाएगा ये है 28 आ रहा है ना, 28 डिग्री सेल्सियस, सही है ना। तो 40 से कितना हो गया बेटा, ये 28 हो गया, सही है ना। 40 से अगर ये हो जाता कितना 20 तो अपन बोलते हैं यार तो बराबर घटा अगले 7 मिनट में, और अगले 7 मिनट में उतना नहीं घट पाएगा। सही है ना, आप यूज कर लेंगे इस इक्वेशन को, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बस। अभी तक जितने भी हमने थर्मल फिजिक्स के टॉपिक्स देखे छोटे छोटे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेडिएशन, जो भी अपन कर रहे हैं, और आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर दीजिए, बोलो। देखो, a body takes 10 minutes, a body takes 10 minutes to cool from, a body takes 10 minutes to cool from 90 degrees Celsius to 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, 90 से 80 full stop। If the room temperature is 25 degrees Celsius, if the room temperature is 25 degrees Celsius, how much time will it take, how much time will it take to cool from, how much time will it take to cool from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius? 80 से 70 होने में कितना टाइम लगेगा? इस बार बेटा हम नीचे वाला जो टाइम है ना इसे छोड़ देंगे वेरिएबल, ये निकाल लेना है। चलिए 2 बार इक्वेशन लगाइए और डिवाइड करके आंसर निकालिए। क्यों डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि के को काटना है।
12 minutes सही है बेटा। अब तुम समझ लो रेडिएशन इज कंसिडर्ड एज टफ, टफ माना जाता है इसे। ठीक है, आगे देखें कैसे कर, देख ले। अच्छा, किसी को एनएलएम वगैरह अगर पढ़ना हो तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा कल से इस बैच में, ठीक है। 7 डेज के अंदर करीब खत्म होगा, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, तो फायदा है आपको, आप आराम से अटेंड कर सकते हो। मेरा शेड्यूल देख लो उस क्लास का, ठीक है ना, और उस हिसाब से 2 घंटे दे दो। तुम तो 8 बजे आ ही जाते हो यहाँ पे, तो 2 घंटे बैठ गए चुपचाप। या तुम्हें अगर बीच में भी उठना है तो मैं सुविधा दे दूंगा, बीच में उठ करके जा सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है हाँ यार ये तो मेरे को आता है, तो पीछे पीछे बैठ जाओ, और जब तुम्हारा मन करे तब उठ के जा सकते हो। सही है ना। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार 11th में उतना अच्छे से नहीं हो पाई तैयारी, और अभी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, हो जाएगा, तो आप अटेंड कर सकते हो। अभी एनएलएम हुआ है, फिर आगे वर्क एनर्जी पार उस तरीके से चलेगा, तो तुम आ करके बैठ सकते हो तुम लोग, है ना। अभी काइनेमेटिक्स खत्म हुआ है। अच्छा, अभी क्या बोल रहा था, हो गया, बताना है किसी को? नहीं है, बताओ यार। क्वेश्चन ये वाला 12 मिनट आंसर है सभी लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, अब हम करेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लास्ट में पढ़ा था हमने, क्या था, लैम्डा इनटू टी इज कांस्टेंट। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन। इन द फिगर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी, स्पेक्ट्रल एनर्जी मतलब अलग अलग लैम्डा के लिए एनर्जी दे रखी है उन्होंने, स्पेक्ट्रल मतलब फॉर स्पेसिफिक लैम्डा, स्पेक्ट्रल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन emitted by a black body at a given temperature is shown. The possible temperature of black body is, the possible temperature of black body is, B की वैल्यू लेने को बोला है आपको, 3 इंटू 10⁻⁻3, 2.98 था ना, उसको इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, थोड़ा अच्छा बना दिया। तो बेटा ये ग्राफ दे रखा है आपको, ये है लैम्डा इन माइक्रोमीटर, और ये आपको पता ही है कि एनर्जी होती है ऑफ दैट सब लैम्डास की, तो ये एनर्जी इज मैक्सिमम। एनर्जीज ऑफ लैम्डास अलग अलग की हम देख लेते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। सही है, तो आपको यूज करके बताना बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है बॉडी के ना आपको एक्चुअली। T1 T2 नहीं पता आपको ना, हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। एनर्जी, हाँ मेरे को यही लग रहा है कि कुछ तो एनर्जी भी नहीं है बेटा आपके पास, यहाँ पे एनर्जी भी नहीं दे रखी है, को दे रखा है द डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्लैक बॉडी,
लैम्डा m निकाल सकते हो आप यहाँ से, है ना। और यार इसमें ना, इसमें सुनो 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 सुनो, ये ऊपर वाला ग्राफ नहीं है यार, 2 का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ये ऊपर वाला ग्राफ नहीं है बेटा, एक ही टेम्परेचर के लिए बताना है ना हमें। ये जिस टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया, तो क्या है इक्वेशन, अब आप लगा दो फटाफट, क्या इक्वेशन लगा दो, लैम्डा m इंटू टेम्परेचर इज b। बेटा लैम्डा मैक्सिमम वाला जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी है वो है 1.5, ये 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 1.5 माइक्रोमीटर -6 टेम्परेचर आपको निकालना है, और बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻³ तो हम क्या करते हैं ना, इसकी मदद से हम सामने जो स्टार है ना उसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं बैठे बैठे, हम उसका ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से लैम्डा की मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, कौन सा लैम्डा डोमिनेंट है, सही है ना। तो हम वो यहाँ पुट करके और उसका टेम्परेचर यहाँ बैठे बैठे निकाल लेते हैं बेटा। हाँ 2000 केल्विन, केल्विन में आएगा ना। तो ये था बेटा आपका रेडिएशन। कितना आसान है यार, तुम लोगों ने तो बहुत बढ़िया कर दिया इसे। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, केटीजी। तो आप कॉपी लेकर के आइएगा तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको भी, जब चीजें रिलेट होंगी ना तो आपका फायदा दोनों सब्जेक्ट्स में होगा, ठीक है ना। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, पर आप लेकर के आओगे कॉपी तो आपको भी आइडिया लगेगा ना, हाँ यार ये तो पढ़ रखा था मैंने, रिवीजन भी होएगा, ठीक है। चलो बाबा अपनी सेल्फ स्टडी करो, क्या करते हो तुम सेल्फ स्टडी में, मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है तुम्हें। थर्मल के कितने क्वेश्चन है बेटा, 25 क्वेश्चन, हर वो बच्चा पूरे 25 कर पाएगा जो अच्छे से नोट्स पढ़ लेगा। तो आप जो मन में लेके बैठे हो ना कि यार मैंने वो नहीं किया, मैंने ये होमवर्क कर लिया, ये काफी है क्या, ये रह गया, वो सब बात की बातें, पहले आपको आपके क्लास नोट्स अच्छे से करने हैं। अगर आप इतना क्लियर करके आओगे तो ये पूरे 25 बना सकते हो आप। अच्छा सर इसके बाद किसका वेटेज ज्यादा है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर बेज हो गया, है ना, पावर हो गया, लास्ट वाले पार्ट के ज्यादा क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। अगेन है गैल्वेनोमीटर एमीटर हो सकता है पर उतना नहीं है। तो इसके मान लीजिए बेटा, और कैपेसिटर के भी कुछ 3 4 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मान लो। इसके आसान है बहुत क्वेश्चन, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आसान है, क्यों, क्योंकि भाई टाइम हो गया, ये सिर्फ इसलिए डालेंगे आप इसको रिवाइज कर लो, तो इसके शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज कर लिए, फॉर्मूला रिवाइज कर लिए तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। गुमराह नहीं होना है कि हाँ इसी में लगे पड़े हुए, पर इस पे मेन फोकस रहना चाहिए अपना, थर्मल पे, ये सिर्फ फॉर रिवीजन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना कर लो, ये हो जाने के बाद फिर बिंदास, ये जितना हो जाए यार इसको थोड़ा रिवीजन तो बनता है। अब इसमें भी क्लास नोट्स ही, मतलब मैं कोई क्वेश्चन अगर बहुत ही ज्यादा टफ दिख रहा है आपको 2 4, तो आप छोड़ देना बीच में, आगे बढ़ जाना, सही है ना। तो थर्मल पे पूरा जोर लगाओ तुम। कुछ डाउट है तो मैं हूं अभी यहाँ पे 8 बजे तक, आप पूछ सकते हो।